और आज का लेक्चर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहले कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो एक इंडेक्स टाइप की देखी थी कि आने वाले लेक्चर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जिसमें कि कार्यपालिका हमने कुछ देखा था और विधायिका के बारे में देखा था और न्यायपालिका के बारे में देखा था। तो मैंने आपको बताया था कि जो केंद्र पे जो कार्यपालिका होती है तो उसमें क्या क्या होता है। तो मैंने कहा था कि अब हम संसद पढ़ेंगे, ठीक है। विधायिका जो केंद्र पे जो विधायक है, जो कानून बनाने का जो काम करती है, उसे कहा जाएगा संसद। तो अब हम संसद पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि संसद में क्या क्या होता है। तो हम अब ये जो संसद आती है तो आती है, देखिए यहाँ पे याद करने कितना ईजी है कि संसद आती है आर्टिकल 79 में, ठीक है। संसद आती है आर्टिकल 79 में, उसके बाद में राज्यसभा वो आर्टिकल 80 में और लोकसभा आर्टिकल 81 में, ठीक है। 79, 80, 81, ठीक है। 79, 80, 81 इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। सबसे पहले संसद हो गई, संसद में फिर आती है राज्यसभा और फिर लोकसभा, मतलब कि आप ऊपर से नीचे चलिएगा इसमें, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। 79, 80, 81। और देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सीधा क्वेश्चन बनेगा कि संसद के ना 3 अंग होते हैं महत्वपूर्ण। वो होती है एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा, और सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति। जी हाँ, राष्ट्रपति जी संसद के अंग होते हैं, बट ये याद रखना कि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ये पॉइंट याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद के अंग होते हैं, बट वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अब वो संसद के अंग क्यों होते हैं? क्योंकि अगर ये दोनों कोई भी विधेयक पास कर दें, ठीक है, कोई भी नियम कानून विधेयक जो वो पास करती हैं, वो तब तक नियम कानून नहीं बनेगा, तब तक उन्हें राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर सिग्नेचर नहीं मिल जाते हैं। इसलिए जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो संसद का एक अंग होते हैं, ठीक है, बट वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। तो अब आशा करती हूँ कि ये वाला सदस्य होते हैं या क्या है राष्ट्रपति जी की जो संसद के संदर्भ में वो कहाँ पे रखे गए हैं, तो आपको ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राज्यसभा। तो अब राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं कि राज्यसभा के नाम क्या क्या है, ठीक है, और फिर उसके राज्यसभा का इतिहास क्या रहा है, कि जो हमारी आज की राज्यसभा है और जो अंग्रेजों के टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन रूल के टाइम पे हम उनके अधीन थे, तो हल्का सा वो देखेंगे। वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि राज्यसभा डबल चैम्बर द्विसदनीय व्यवस्था कब कब आई थी, वो पहले 1-2 लेक्चर्स में आपको करवा चुकी हूँ मैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर आपको और डीप में देखना है तो आप वहां से देखिएगा। तो चलिए, तो देखिए ये जो राज्यसभा का जो ये हिंदी नाम है ना, राज्यसभा और लोकसभा, ये शुरू से ये नाम नहीं थे। ये जो हिंदी नाम 1954 में अपनाए गए हैं। सीधा क्वेश्चन, ठीक है, जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना, इन्हीं से सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। आप इनको बार बार देखिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो इनका हिंदी नाम राज्यसभा, जो कि पहले था राज्य परिषद, और ये जो लोकसभा और इसका नाम था पहले जनता का सदन। 1954 से पहले 1954 में राज्यसभा और लोकसभा नाम अपना लिए गए, ठीक है। इस राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाएगा, राज्यसभा को दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा भी कहा जाता है, और इसे विशेषज्ञ सदन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग चुन के आते हैं जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, कुछ मनोनीत, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर, जो 12 मेंबर होते हैं, अभी हम वो पढ़ेंगे 12 मेंबर कैसे मनोनीत किए जाते हैं। तो वो किसी विशेष क्षेत्र में, कला, साहित्य, लिटरेरी, ठीक है, इन सब में ना अलग एक उनकी जो विशेषता होनी चाहिए अगर उनको मनोनीत होना है तो इसीलिए ये विशेषज्ञ सदन भी कहा जाएगा, और इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सदन कभी विघटित नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है विघटित, ये भी हम अभी देखेंगे, और इसे स्थायी सदन कहा जाएगा। अब साथ साथ में इधर थोड़ा लोकसभा का भी देख लेते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे राज्यसभा, बट मैं कोशिश करूंगी कि हल्का हल्का लोकसभा से रिलेट कर दूं, और जो नेक्स्ट आने वाला लेक्चर होगा उसमें लोकसभा पढ़ेंगे और राज्यसभा को वहां पे रिलेट करते चलेंगे, ठीक है। तो लोकसभा को कहा जाता है निचला सदन, और इसे पहला चैम्बर भी कहते हैं, और इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हर 5 साल बाद जो पूरी लोकसभा होती है उसका सामान्य तौर पे होता है विघटन, और उसके होते हैं फिर चुनाव, ठीक है। तो इसीलिए अस्थायी सदन है। तो अब चलिएगा, अब ये देख लेते हैं कि जो हमारी राज्यसभा है उसका इतिहास क्या रहा है। तो देखिए हम पढ़ चुके हैं 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम आया था, जिसे और भी एक नाम और दिया जाता था। अगर आपको याद है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या नाम था, सोचिएगा और बताइएगा। चलो मैं बताती हूँ, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म।
मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, ये हम बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं लेक्चर 1, 2 और 3 जो है संविधान के इतिहास के बारे में, तो आप वहां से जाके और देख सकते हैं, अगर आप भूल गए हो तो रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 में ना, जो उस टाइम पे विधानमंडल था, विधानमंडल मतलब जो उस टाइम पे कानून बनाने वाले थे, उनको 2 सदन बना दिया गया, मतलब उनको द्विसदनीय बना दिया गया, जिसे कहा, दूसरे सदन को कहा गया काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये राज्यसभा का ही इंग्लिश में नाम है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और जो कि 1921 में अस्तित्व में आया था। बना किसके अंदर है? इस वाले कानून के अंदर, भारत सरकार अधिनियम 1919। अब अस्तित्व में कब आया? 1921 में। और देखिए, और इसका एक और फैक्ट है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति जी होते हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति जी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो उनका इलेक्शन, जो उनका चुनाव होता है, वो तो होता है उपराष्ट्रपति पद के लिए। जैसे ही वो उपराष्ट्रपति बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं, वैसे ही वो तुरंत अपने आप ही राज्यसभा के सभापति बन जाते हैं। तो इसे कहा जाता है पदेन सभापति, मतलब कि उनके पास में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद है, बट वो उसकी वजह से राज्यसभा के पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह काम करते हैं। तो देखिए उपराष्ट्रपति जी का काम क्या होता है, जब अगर राष्ट्रपति जी का जब ऑफिस खाली हो जाता है, तो उसमें जब उनको राष्ट्रपति का वो काम करते हैं, इसीलिए उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। जनरली ये वाली जरूरत बहुत ही कम पड़ती है, तो इसीलिए जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। और जब ये उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति का काम करते हैं, तो इनका काम करते हैं उप सभापति, जो राज्यसभा के उप सभापति होते हैं, अभी हम वो देखेंगे कौन है वो, तो वो इसका काम करते हैं। तो और चलिएगा, अब हमने ये देख लिया, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या हो गया, और इसका थोड़ा इतिहास देख लिया, और इसके हेड कौन होते हैं, इसके मतलब जो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं। अब ये देख लेते हैं कि इसमें हम पढ़ चुके हैं, देखिए वो हमने वो स्केड्यूल पढ़ा था कि जो हमारी कैसे कैसे अनुसूचियां हैं, तो उसमें जो चौथी अनुसूची थी, जिसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, अगर आपको याद नहीं है तो आप वो वाला लेक्चर दोबारा देख के, कि इसमें सीटों का आवंटन है ना, जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है, जिसमें कि राज्यों से और जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश, कुछ यूनियन टेरिटरी से, कितनी वो यूनियन टेरिटरी है, पहले थी दिल्ली और पुडुचेरी, अब 2019 के बाद में जब हमारी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो जो जम्मू कश्मीर है उसमें भी उससे, ठीक है, अब ये 3 यूनियन टेरिटरी से हमारा जो राज्यसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, एक तो दिल्ली, पुडुचेरी और जैसे पौंडुचेरी, पुडुचेरी, ठीक है, और एक हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है उसमें सिर्फ राज्य ही शामिल है? जी नहीं, उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, और वो 3 है, और आपको एग्जाम्पल उनके आंसर्स पता है वो 3 से कौन कौन से हैं, ठीक है। मेरे साथ में बोलिएगा वो 3 कौन कौन से हैं। दिल्ली, बोलिएगा दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर। ये किस में आते हैं? ये चौथी अनुसूची में आते हैं, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन आता है। यहाँ पे लोकसभा नहीं है, यहाँ पे राज्यसभा है। तो ये वाले छोटे छोटे कंफ्यूजन आपके नहीं होने चाहिए अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो। तो अब हमने सीटों का आवंटन पढ़ लिया, ठीक है। अब सीधा क्वेश्चन माइंड में आएगा, भाई सीटों का आवंटन पढ़ लिया तो वो सीट है कितनी, और ठीक है, और सीटों का आवंटन किस आधार पे किया जाता है, तो वो सब अब हम अभी देखते हैं। तो देखिए आर्टिकल 80, जो अनुच्छेद 80 है संविधान का, उसके अनुसार जो अधिकतम संख्या राज्यसभा सीटों की हो सकती है वो है 250, जिसमें से कि 238 आएंगे राज्य और यूनियन टेरिटरी से, ठीक है, और 12 होंगे मनोनीत, जिनको नॉमिनेटेड कहा जाएगा, और जिन्हें मनोनीत कौन करेंगे, इन्हें करेंगे राष्ट्रपति जी। और वो किस? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि, उनका एक विशेष योगदान होना चाहिए, तो इसीलिए वो इसमें मनोनीत हो सकते हैं 12 सदस्य में। इसी वजह से इसे विशेषज्ञ सदन भी कहा जाता है, क्योंकि ये 12 लोग एक विशेषज्ञ रूप के होते हैं, इसीलिए ये हो जाते हैं विशेषज्ञ सदन। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में ये संख्या क्या है। ये तो हमने अधिकतम देख ली, बट आप वर्तमान में तो और ही कुछ पढ़ते हो। वर्तमान में है ये वाली संख्या 245, ठीक है, जिसमें से कि ये है कि इसमें 233 आएंगे राज्य एवं यूटी से, ठीक है, राज्य एवं यूटी से, और 12 होंगे मनोनीत। और इसमें यूटी में आपको बता चुकी हूँ कहाँ कहाँ से आएंगे, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। तो वर्तमान का भी याद रखना है और अधिकतम संख्या भी याद रखनी है। अधिकतम संख्या किस आर्टिकल में दे रखी है? ये दे रखी है अनुच्छेद 80 में।
और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपका जैसे यहाँ पे सीटों का जो आवंटन होता है ना, वो होता है जनसंख्या के आधार पर। जी हाँ, क्षेत्रफल के आधार पर नहीं होता है, ना ही किसी शिक्षा के आधार पर। ये होता है जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा सीटों का आवंटन। और ये कौन सी जनसंख्या के आधार पर है? ये है 1971 के आधार पर। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा इसमें जो सीटें हैं वो है यूपी की 31। ठीक है, और आप अगर आप देखना चाहते हो कि आपके राज्य की कौन सी हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो। मैं आपको दिखा दूं, जम्मू कश्मीर की है यहाँ पे 4 सीट्स हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की 3 है, हरियाणा की 5 है। तो आप अपना राज्य देख के और या स्क्रीनशॉट लेके ये देख सकते हैं। और ये देखिए अभी लेटेस्ट डाटा है, ये कल ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया था 8 जुलाई 2020 में। तो एकदम से लेटेस्ट डाटा है और ये सरकार की साइड से है, राज्यसभा की साइड से है, ये कहीं ऐसा वैसे से नहीं लिया गया है। तो इसके भी ये तो पूरा ही सही होगा, क्योंकि आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो कोशिश कीजिएगा कि जो आपका सोर्स और आपका डेटा होना चाहिए वो एक सरकार की वेबसाइट या एक्यूरेट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं। और ये देखिए मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इनमें क्या है, एक एक सीट है। जो ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनमें एक एक सीट है। और आप देखिए दिल्ली की कितनी है, 3। ठीक है, और पुडुचेरी की भी कितनी है, पुडुचेरी की कितनी है, 1। और उड़ीसा की है 10, पंजाब की 7, राजस्थान की 10। ठीक है, सिक्किम की 1, तमिलनाडु की 18। इस हिसाब से आप अपना राज्य देख सकते हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश की है 31 और वेस्ट बंगाल की है 16, उत्तराखंड की 3। ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही बना है टूट के। ठीक है, 2000 में। तो आप इस प्रकार से अपने यहाँ की सीट्स इसमें देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहाँ पे भी आपका राज्य आता है। तो चलिएगा अब आगे देखते हैं। तो भाई अब इसमें चुनाव कैसे होते हैं? अब हमने सीट देख ली, सब कुछ देख लिया, तो अब माइंड में ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चंस आने चाहिए और उसी क्वेश्चन के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो चुनाव होते हैं वो होते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसका मतलब ये है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उनमें आप डायरेक्ट, जो वहां पे एमपी होते हैं लोकसभा में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, आप उनको जाके डायरेक्ट वोट करते हो। ठीक है, तो वो तो हो जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव। और आपने क्या कभी राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनको कभी वोट नहीं दी? उनको वोट चुनते हैं जो हमारे अलग अलग राज्य होते हैं, उनकी जो विधान सभा होती है वो चुनते हैं, ना कि विधान। देखिए विधान परिषद नहीं चुनेगी, जो राज्यसभा के जो एमपीज हैं उनको चुनती है विधान सभा। विधान परिषद क्यों नहीं चुनती है? क्योंकि विधान परिषद तो अब कुल 6 राज्यों में रह गई है और अब ऐसे थोड़ी कि उनको ज्यादा वेटेज मिल जाएगा। तो 6 राज्यों में विधान परिषद है, वो सभी राज्यों में नहीं है। इसीलिए विधान परिषद जो राज्यसभा के जो एमपी जो चुनती है वो विधान परिषद का उसमें हाथ नहीं होता है। उसमें कौन कौन का हाथ होता है? उसमें होता है हाथ सारे राज्यों का और 3 यूनियन टेरिटरी का। अभी हम वो 3 यूनियन टेरिटरी देख चुके हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। ठीक है, और चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से और इस चुनाव का एक नाम है। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है और यही इलेक्शन का जो मेथड है यही वाला होता है प्रेसिडेंट के लिए यूज। अगर आपको ये वाला इलेक्शन मेथड जानना है, देखिए इतना इसको डिटेल में जानने की कोई जरूरत है नहीं, फिर भी आप अगर एक्स्ट्रा इच्छा रखते हो कि आपको भाई जानने की, आप क्यूरियस हो इसको जानने के लिए, अगर आप कहोगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। जब राष्ट्रपति का जो चुनाव इलेक्शन प्रोसीजर है मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको ये वाला प्रोसीजर थोड़ा सा डिटेल में 5-10 मिनट लगेगा समझने में, मैं वहां पे समझा दूंगी। तो इसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ठीक है, आप ये वाला नाम याद रखिएगा। अगर मैं आपको बता चुकी हूँ डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं राष्ट्रपति जब पढ़ाऊंगी तो उसमें ये एक्सप्लेन कर दूंगी। और इसे इंग्लिश में कहा जाएगा सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। ठीक है, देखिए इसमें हल्का सा बताऊं कि क्या होता है कि इसमें ना जैसे कि 4 कैंडिडेट खड़े हैं तो इसमें A B C D, अगर इसमें जैसे कोई मेरे को वोट डालनी है, ठीक है, मैं या आप कोई भी वहां पे अगर हम इनके वोट डालने के काबिल है, क्योंकि इसमें तो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं और अप्रत्यक्ष चुनाव होने के लिए हमें किसी राज्य की विधानसभा, इनका अध्यक्ष, इनका जो मेंबर है वो होना पड़ेगा। तो मैं ना A B C D जो भी इनको चुनाव डालेगा तो इनको ना अपनी वरीयता, अपनी रैंक के अनुसार इनको वोट देगा कि मेरी पहली वोट जाएगी A को, दूसरी वोट जाएगी B को, तीसरी C या पहली D को, किसी को भी दे सकते हैं। इस हिसाब से इसके चुनाव होते हैं और ये वोट्स ऐसे ही काउंट होती हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है, अगर आपको जानना है तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी सभी को बता के यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कर सकती और इतना डिटेल में आएगा भी नहीं। ठीक है, और हमने देख लिया सीटों का आवंटन कैसे होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये स्थायी सदन क्यों होता है। ठीक है, कि भाई ये चलता ही रहता है, कभी विघटित क्यों नहीं होता है। तो इसका कार्यकाल ना होता है 6 वर्ष। जो हमारी राज्यसभा है उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और ये क्या कहते हैं,
निरंतर चलती रहती है, क्योंकि इसके ना मेंबर्स जो होते हैं हर 2 वर्ष बाद इसके 1/3, ठीक है, 1/3 जो सदस्य होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं, ना कि सारे। हर 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, तो उनका चुनाव होके उनकी सीट्स भरी जाती रहती हैं, इसीलिए ये कभी भी समाप्त नहीं होता है। जो राज्यसभा पहली बार जो स्थापित हुआ था वो 1952 में स्थापित हुआ था, और ये निरंतर चलने वाली संस्था है, मतलब कि ये स्थायी संस्था हो जाती है क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। सीधा क्वेश्चन बनेगा कितने सदस्य हर कौन से वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी बन सकता है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, राज्य के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, तो इधर 1/3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ठीक है। अब ये हर दूसरे वर्ष होते हैं, तो जब तीसरे वर्ष मतलब दो वर्ष खत्म हो गए, तीसरे वर्ष की जब स्टार्टिंग होती है तो उसमें जो अगर मनोनयन की जरूरत है मनोनीत किया जाएगा सदस्यों को, और इलेक्शन की जरूरत है तो उनको इलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। और देखिए आपको एक और फैक्ट बता दूं, जो ये 6 वर्ष कार्यकाल है ना, ये हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है। संविधान ने इनका कोई कार्यकाल नहीं बताया था कि राज्यसभा के जो MP हैं उनका कार्यकाल क्या होगा। ये काम छोड़ दिया था संसद पर, और संसद इसके तहत लाई थी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के आधार पर संसद ने कहा था कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष होगा। अब देखिए मैं ये बार बार MP जो शब्द यूज कर रही हूँ ना, MP की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब आप समझिए पार्लियामेंट में हमारी राज्यसभा लोकसभा दोनों आती हैं, तो इनके दोनों के जो सदस्य होंगे इनको MP कहा जाएगा। आप मन में ये डाउट मत रखिएगा कि राज्यसभा के को MP कहा जाएगा या लोकसभा के को MP, दोनों को MP कहा जाएगा। अगर आपको स्पेसिफिक तौर से कि विशेष तौर पर बताया जाए तो ये बताया जाएगा कि राज्यसभा के MP है और ये फलाना फलाना लोकसभा के MP है, ठीक है। तो चलिएगा ये लिस्ट आप देख चुके हो, अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं कि भाई राज्यसभा तो हमने देख लिया। अभी मैं आपको बताया कि राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं। अभी हम ये भी पढ़ चुके हैं कि उपराष्ट्रपति जी होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं, बट ये जो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। सीधा क्वेश्चन, जैसे उधर राष्ट्रपति जी है वो उसके सदस्य किसी भी जो सदन है उसके सदस्य नहीं, संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। और इसी प्रकार जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अब हम आपको दिखा देते कि अभी प्रेजेंट में जो भारत की जो राज्यसभा है उसके सभापति कौन है, तो उनके सभापति हैं M वेंकैया नायडू, ठीक है। आप ये इनकी फोटो देख सकते हैं। और अगेन मैंने ये वाली फोटो, ये वाला स्क्रीनशॉट राज्यसभा की ऑफिशियल वेबसाइट से, आधिकारिक वेबसाइट से लिया है, तो सारे चांसेस अब ये सारी चीजें सही होंगी। अब ये देख लेते हैं, अब हमने राज्य का सभापति पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा का उपसभापति कौन है, ठीक है। राज्यसभा का उपसभापति कौन होते हैं, ये चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्यों के बीच में से ही। ये तो जो सभापति होते हैं ये तो सदस्यों के बीच से नहीं चुने जाते हैं, बट ये राज्यसभा के सदस्यों के बीच से ही चुने जाते हैं। अब ये वर्तमान में कौन है, हरिवंश राय बच्चन। अब मैंने यहाँ को इसमें रेड से इसे क्यों इसे चारों तरफ से घेरा हुआ है ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो देखिए जैसे हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे राज्यसभा के भूतपूर्व सभापति, तो पहले सभापति आप देख सकते हैं कौन है, श्री SV कृष्णा मूर्ति राव, ठीक है, जो कि 1952 से 1956 तक रहे थे। और अब देखते हैं कि देखिए यहाँ पे श्री हरिवंश राय का ये लिखा हुआ है 9/8/2018 से 9/4/2020 तक ये रहे हैं। या आपको ये जो बीच में सारे लिखे हुए हैं याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको बस स्क्रीनशॉट लेके दिखाया है, ठीक है। मतलब कि इनका कार्यकाल 9/4/2020 को समाप्त हो गया है। तो मैंने अब उसके बाद की डेट देखने की कोशिश करी इनकी साइट पे, तो उसका भी कोई डेटा नहीं आ रहा है। तो आप इसलिए वर्तमान में श्री हरिवंश राय याद रख सकते हैं। बट जब भी, ठीक है, आप जब भी एग्जाम दोगे, कभी भी एग्जाम दोगे, तो ये वाला फैक्ट आप खुद को अपडेट करना है करंट अफेयर से। ये नहीं कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो ये ही होंगे, ठीक है। ये वर्तमान वाली चीजें चेंज हो सकती हैं जब आप एग्जाम देंगे। तो चलिएगा, अब आपने उपसभापति देख लिया। और ये उपसभापति कब काम करते हैं, जब ये जो राष्ट्र के, ये जो उपराष्ट्रपति का काम, जब राज्यसभा के सभापति, मतलब कि जब M वेंकैया नायडू को काम करना पड़ जाए, कभी किसी जो राष्ट्रपति का पद खाली होने की वजह से अगर उन्हें प्रेसिडेंट का काम करना पड़ जाता है, तो यहाँ पे सभापति का काम करेंगे उपसभापति, ठीक है। अब चलते हैं सभा का नेता, लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है। इसका काम क्या है कि जो सभा को ना कुशल और सुचारू रूप से चलाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,
मतलब इनका काम है कि जो हमारी जो सभा है, जो राज्यसभा है, वो आराम से चलती रहे कुशल रूप से, और उसमें कोई दिक्कत ना आए उसे चलाने के लिए। तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, ये निभाई जाती है सभा के नेता, और इन्हें कहा जाता है लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है। अगर हमारे प्रधानमंत्री राज्यसभा से हैं तो वो लीडर ऑफ द हाउस का काम करेंगे, और अगर हमारे प्रधानमंत्री जी लोकसभा से हैं तो वो किसी को चुन सकते हैं कि भाई आप चलिए, आप बनिएगा लीडर ऑफ द हाउस। तो अब हम देख लेते हैं कि ये पहले कौन थे। ये थे श्री एन गोपाल स्वामी अयंगर, और वर्तमान में कौन है, श्री थावरचंद गहलोत। इनको देख लेते हैं। ये है, एक सेकेंड, ये देखिए श्री थावरचंद गहलोत संसद के सदस्य हैं और सदन के नेता है। ठीक है, सदन के नेता मतलब लीडर ऑफ द हाउस। और ये कहाँ पे है लीडर ऑफ द हाउस, राज्यसभा में है। इनको प्रधानमंत्री ने बोला है कि आप लीडर ऑफ द हाउस का काम करिएगा। और अब ये आपको मैं राज्यसभा लोकसभा तब पढ़ेंगे तो लोकसभा में भी बताऊंगी कि लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस कौन है, जो सदन के नेता है वो कौन है जी, वो प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, क्योंकि वो लोकसभा से ही चुने गए हैं। तो आपको ये वाला डाउट क्लियर हुआ होगा।